Good morning, welcome to my YouTube channel. Myself Rakesh. Today's topic is Elizabethan age features, characteristics. Before this class, I also told two features and two characteristics of Elizabethan age. Number one was strong national spirit, and number two, renewed interest in classical learning. And today, I will discuss after two features. What is third features? फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद पर एक उन्होंने फोकस दिया, ध्यान दिया। या फोकस का मतलब ध्यान देना। ओके, जो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एलिजाबेथन एज की फीचर्स की कर रहे हैं, एलिजाबेथन एज की करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब जो बात करने जा रहा हूँ वो हम एलिजाबेथन एज की तीसरी विशेषता क्या है, देखिएगा। तीसरी विशेषता फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद पर ध्यान दिया। उन्होंने ह्यूमन की जो इंटरेस्ट थी, ह्यूमन इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट थी उसके ऊपर फोकस दिया। और अगर मतलब आप ह्यूमन इंटरेस्ट और इंडिविजुअल पर अगर आप कोई फोकस देते हो तो निश्चित तौर पर उसमें वो देश, वो राष्ट्र प्रगति करेगा। और लोगों पर भी, लोगों में भी इस चीज़ का फर्मेंट था, लोगों में भी इस चीज़ का इंथुजियाज्म था, जील था, जैस था, उमंग थी, जोश था, एक जज्बा था। और उस दौर की जो सेंट्रल जो फिलॉसफी थी, एलिजाबेथन एज की जो सेंट्रल जो फिलॉसफी थी, दैट वाज द ह्यूमनिज्म, वो मानवतावाद ही था। यानी मानवतावाद, ह्यूमनिज्म भी, मानवतावाद क्या है, मानवतावाद के ऊपर उन्होंने फोकस दिया। देखते हैं, द एलिजाबेथन एरा वॉज ए टाइम ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट फर्मन। एलिजाबेथन जो युग था वो एक बहुत बड़ा समय था, और वो समय किसका था? वो इंटेलेक्चुअल का था। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, एंड आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब कलात्मक, यानी कला का। फर्मंट, उत्साह, यानी वो एक कला का बहुत बड़ा उत्साह था। फर्मंट समझ गए? उत्साह, उमंग कह सकते हैं, जोश कह सकते हैं, इसको आप ZEAL जील कह सकते हैं, ZEST जेस्ट कह सकते हैं, कि एक बहुत बड़ा वो समय था। द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ द टाइम, इस समय का जो केंद्रीय जो एक दर्शन शास्त्र था, इस समय का जो केंद्रीय दर्शन शास्त्र था वो ह्यूमनिज्म, वो मानवतावाद था। विच एम्फेसाइज, जिसने जोर दिया, यानी हमें यदि ह्यूमन पोटेंशियल पर, यदि कोई समाज, यदि कोई सोसाइटी, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन की एबिलिटी पर, ह्यूमन पोटेंशियल पर, मानव की संभावनाएं कि एक मनुष्य क्या कर सकता है, व्हाट कैन डू ए मैन, कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, और उसके अनुरूप अगर उसको वो संसाधन दिए जाते हैं, उसके अनुरूप अगर उसको वो मौका दिया जाता है, अवसर दिए जाते हैं, तो वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से उसको कोई रोक नहीं सकता। ओके, विच एम्फेसाइज, जिन्होंने जोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का इंपोर्टेंस क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष का क्या महत्व है। यदि किसी समाज में, किसी सोसाइटी में यदि व्यक्ति को ये पता चले कि दैट इज योर इंपोर्टेंस, ये आपकी इंपोर्टेंस है, आपका ये वैल्यू है, ये आपका मूल्य है, तो वो उस काम को अब और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ उस काम को करेगा। एंड ह्यूमन पोटेंशियल, यानी मानव की जो पोटेंशियल थी, पोटेंशियल एबिलिटी, वैसे पोटेंशियल का मतलब संभावनाएं, या पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी, यानी उसकी जो कैपेसिटी है कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिजाबेथन एज के अंदर ह्यूमन की जो पोटेंशियल थी उनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। नंबर 4, फ्लावरिंग ऑफ द आर्ट्स, यानी कला का पुष्पन हुआ, कला का अंकुरण हुआ। जैसे एक पौधा
बीज को हम मिट्टी में बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद बीज डालते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे उसके अंदर एक फ्लावरिंग होता है, एक पुष्पन होता है, वो अंकुरण होगा, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे फैलेगा, वो एक विराट रूप लेगा। उसी प्रकार एक कला का पुष्पन हुआ। द एलिजाबेथन एरा सा ए ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ द आर्ट। एलिजाबेथन युग ने एक बहुत बड़ी जो कला थी, उस कला का पुष्पन होते हुए देखा। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, थिएटर, रंगमंच के क्षेत्र में, एंड म्यूजिक और संगीत के क्षेत्र में। एलिजाबेथन एज ने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा पुष्पन होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि निश्चित तौर पर ये कला, साहित्य और रंगमंच एक बहुत बड़ा स्थान ले सकता है। यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिला, लोगों को अच्छे प्लेसमेंट दिए गए, और जब लोगों को अच्छे प्लेसमेंट दिए तो लोगों ने अपने तरीके से बेहतरीन करने की, अपना 100% देने की उन्होंने क्या की, कोशिश की। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर एंड आर्टिस्ट, और उनमें से जो कुछ महान जो लेखक थे और जो महान जो कलाकार हुए इन इंग्लिश हिस्ट्री, अंग्रेजी साहित्य में, लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस काल में जो बहुत बड़े लेखक हुए, इस काल में जो बहुत बड़े कलाकार हुए, इस काल में बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हुए, इस काल में जो बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हुए, बहुत बड़े पोइट हुए, उनमें नंबर 1 आता विलियम शेक्सपियर का। एंड विलियम शेक्सपियर रोट नियर अबाउट 39 प्ले, लगभग उसने 39 के आसपास प्ले लिखे, जो दुनिया में उसके प्रसिद्ध प्ले थे। हैमलेट था, मैकबेथ था, जूलियस सीजर था, किंग लियर था, एज यू लाइक इट था, ट्वेल्थ नाइट था। ये वो जाने माने ऐसे जो ड्रामा थे जिन्होंने उनको लिखा, और उन्होंने जो व्यक्ति की जो वास्तविक जो जीवन होता है व्यक्ति का, उस वास्तविक जीवन को भी उकेरा। प्लस क्रिस्टोफर मार्लो ने एक बहुत बड़ा ड्रामा लिखा, दैट इज नोन एज डॉक्टर फॉस्टस, जो डॉक्टर फॉस्टस के नाम से जाना जाता है। एडमंड स्पेंसर ने भी बहुत बड़ी रचना लिखी, बेन जॉनसन ने लिखी। ये 4 वो ऐसे प्रोमिनेंट, डोमिनेंट हम राइटर कह सकते हैं, आर्टिस्ट कह सकते हैं, जो एलिजाबेथन एज के थे। इसमें नाम जॉन मिल्टन का भी आता है। जॉन मिल्टन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, वो एलिजाबेथन एज का ही पार्ट था। नंबर 5, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर दबाव दिया, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस दिया, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एजुकेशन पे ध्यान दिया। एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा में लगभग देखिए, जब 1558 से 1603 के आसपास शिक्षा को बढ़ावा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया गया कि लोगों तक शिक्षा पहुँचे, लोगों की पहुँच तक शिक्षा हो, और जब लोगों की पहुँच तक शिक्षा होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मैनी पीपुल बिलीव्ड, बहुत सारे लोगों का मानना था, बिलीव्ड मानना था, दैट एजुकेशन वॉज द की टू ए बेटर फ्यूचर, कि जो एजुकेशन है वो उत्तम भविष्य की, सुनहरे भविष्य की एक चाबी है। लोगों ने देखिए, अगर कोई सरकार गरीबी को मिटाना चाहती है समाज से, उस जो लास्ट अंतिम छोर पे जो समाज बैठा है वो उसमें वो सुधार करना चाहती है, तो सबसे पहले उस गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कि एजुकेशन के ऊपर फोकस देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एजुकेशन दी जाएगी, स्वतः ऑटोमेटिकली पुअर्टी विल बी रिमूव, पुअर्टी विल बी ऑटोमेटिकली, वो जो गरीबी होगी वो खत्म होगी। बिलीव्ड, लोगों का मानना था, दैट एजुकेशन वाज द की टू ए बेटर फ्यूचर, कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा थी, वो उत्तम भविष्य की, सुनहरे भविष्य की एक की थी, एक कुंजी थी, एक चाबी थी। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी एक धर्म सुधार हुआ। इंग्लैंड में 2 धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी 2 लोगों की अलग अलग आस्था है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक, कुछ कैथोलिक को मानने वाले हैं और कुछ प्रोटेस्टेंट को मानने वाले हैं। एक आपको इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे, जाएंगे, मिलेंगे या पढ़ेंगे तो आपको कैथोलिक चर्च मिलेगा, एक मिलेगा वो प्रोटेस्टेंट चर्च मिलेगा। प्रोटेस्टेंट चर्च को जो मानने वाले हैं वो कैथोलिक में नहीं जाते हैं, कैथोलिक को जो मानने वाले हैं वो प्रोटेस्टेंट में नहीं जाते हैं। ये 2 यानी धर्म एक क्रिश्चियन है, लेकिन एक धर्म के अंदर जो लोगों का जो मानना है, जो लोगों की सोच है, जो लोगों का विश्वास है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और यही एलिजाबेथन एज में हुआ, यानी थोड़ा सा धर्म सुधार हुआ। धर्म सुधार होने का मतलब है कि जो प्राचीन टाइम से जो ऑर्थोडॉक्स जो
ढोंगी जो लोग बैठे थे, जो लोग जिद्दी स्वभाव के बैठे थे, या जो समाज में, राष्ट्र में, सोसाइटी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, तो एलिजाबेथन एज के अंदर जो एक बहुत बड़ा धर्म सुधार हुआ। और प्रोटेस्टेंट का लोगों ने किस तरीके से उन्होंने लोगों धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट जो चर्च थी उसकी स्थापना थी, कैथोलिज्म का विरोध किया, और एक बहुत बड़ा एक धार्मिक एक आंदोलन हुआ, एक धार्मिक उथल पुथल हुई। द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन युग वॉज ए टाइम, एक ऐसा युग था ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपव्हील। अपव्हील का मतलब है उथल पुथल, यानी एलिजाबेथन युग एक बहुत बड़ा धार्मिक उथल पुथल का युग था। इंग्लैंड हैड रिसेंटली सेपरेटेड, इंग्लैंड हाल ही में अभी अभी अलग हो गया था, रिसेंटली हाल ही में सेपरेटेड अलग हो गया था फ्रॉम कैथोलिक चर्च, और इंग्लैंड हाल ही में कैथोलिक चर्च से अलग हो गया था। एंड फाउंडेड, और उन्होंने स्थापना की इट्स ओवन प्रोटेस्टेंट चर्च, अपनी खुद की प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापना, यानी वो कैथोलिक चर्च से अलग हो गए। एलिजाबेथन एज में जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो जो लोग कैथोलिक चर्च से अलग हो गए, और उन्होंने अपनी एक अलग चर्च स्थापित की, और उस अलग चर्च का नाम क्या रखा? प्रोटेस्टेंट चर्च रखा। दिस लीड टू, और इसने क्या किया? एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया, लीड एक नेतृत्व किया, मत रिलीजन डिस्कशन, और उसमें बहुत अधिक धार्मिक विचार विमर्श हुआ। एंड कंट्रोवर्जी, यानी एक प्रकार का कंट्रोवर्जी भी, कंट्रोवर्जी जानते हैं? कंट्रोवर्जी का मतलब विवादास्पद, यानी बहुत बड़ा एक विवाद हुआ। तो ये थी नंबर वन स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट। नंबर 2 क्या थी? रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग। नंबर 3 फोकस ऑन ह्यूमनिज्म। नंबर 4 फ्लावरिंग ऑफ द आर्ट्स। नंबर 5 एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। नंबर 6 प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उसके बाद की जो 2-3 फीचर्स और बची है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।